मित्रों नमस्कार। सॉलिड रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग G20 के बारे में अभी तक जितना भी हम लोगों ने जिस भी स्रोत से पढ़ा है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे कि हम लोगों ने G20 के बारे में कितना पढ़ा है और हम लोगों को कितना याद है। तो चलिए हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में लास्ट में हम लोग कुछ G20 के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपना रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है G20 कौन सा शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ। तो 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। तो जैसा कि हम लोगों को पता है मित्रों कि 9 से 10 सितंबर को 2023 को जो आयोजन नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है वो कौन सा आयोजन है? 18वां। कौन सा है? 18वां है। हमारे देश में ही हो रहा है, भारत में। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि 18वां क्वेश्चन मतलब शिखर सम्मेलन है G20 का। किसका? कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। तो ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन भारत के किस बिल्डिंग में आयोजित हो रहा है? अर्थात नई दिल्ली में जो आयोजित हो रहा है G20 का शिखर सम्मेलन वो किस बिल्डिंग में आयोजित हो रहा है? तो चलिए ऑप्शन ए इंडिया मंडपम, ऑप्शन बी भारत सेंटर, ऑप्शन सी भारत मंडपम, ऑप्शन डी G20 मंडपम। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी भारत मंडपम। देखिए ये मित्रों, ये भारत मंडपम का चित्र है। भारत मंडपम बिल्डिंग का यही बिल्डिंग है जो प्रगति मैदान, दिल्ली के प्रगति मैदान में है और इसी में G20 का पूरा कार्यक्रम हो रहा है जो 9 और 10 सितंबर को होगा। तो हम लोगों को याद रखना है कौन सा, क्या नाम है इस बिल्डिंग का? भारत मंडपम। और इसके साथ ही आप लोगों को ये भी देखना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। क्या है? इंडोर हॉल हो गया है दुनिया का। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि जो जो G20 हमारा हो रहा है नई दिल्ली में, कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम भवन में हो रहा है। ये प्रगति मैदान में दिल्ली में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 18वें, चूंकि हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि कौन सा G20 है, 18वें G20 के शेरपा का नाम बताइए। शेरपा मतलब जो इसका पूरा कामकाज देखते हैं, जितने भी सदस्य देश हैं या जो भी गेस्ट बनाना है उनसे सबसे किस तरह से बात करना है, कहाँ पर कैसे क्या ऑर्गेनाइज करना है, ये सब पूरा काम देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी राकेश वर्मा, ऑप्शन सी अरुण विजय, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी। तो इसमें हमारा से हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए अमिताभ कांत जी हैं जो कि G20 के शेरपा हैं। क्या हैं? 18वें G20 जो हमारे दिल्ली में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है, इसके शेरपा हैं। तो हम लोगों को याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि G20 कि नई दिल्ली की शिखर सम्मेलन में किन क्षेत्रीय संगठनों को आमंत्रित किया गया है? कौन कौन से क्षेत्रीय संगठन हैं जिनको आमंत्रित किया गया है? तो ऑप्शन ए अफ्रीकी संघ और ओडा नेपेड, और ऑप्शन बी है आसियान और ISA, ऑप्शन सी है CDRI और ADB, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये जो हमारे क्षेत्रीय संगठन है, चूंकि कुछ ऐसे संगठन थे जिसको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, तो इन संगठनों के बारे में हम लोगों को जान लेना है। संगठन से क्वेश्चन हम लोगों के परीक्षा में आता है। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। मतलब जितने भी संगठन यहाँ दिए हुए हैं, चाहे अफ्रीकी संघ, इसको तो G20 का 21वां सदस्य भी बना लिया गया है, तो ये हम लोगों को याद भी रखना है। चाहे वो अफ्रीकी संघ हो और उसके बाद में चाहे ओडा और नेपेड हो, चाहे आसियान और ISA हो, CDRI और ADB। तो हम लोगों को चलिए थोड़ा थोड़ा इन संगठनों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि अफ्रीकी संघ के बारे में हम लोगों ने पीछे की वीडियो में अध्ययन भी किया है कि इसको G20 का 21वां सदस्य बना लिया गया है और ये अफ्रीका के 55 देशों का, किसका? 55 देशों का समूह है। इसमें 55 देश हैं और ये जो लॉन्च किया गया था ये 2002 में, किसमें? 2002 में। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था इसके बारे में। 2002 में ये आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था अफ्रीकी संघ और ये G20 का 21वां सदस्य बन गया है। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं ओडा के बारे में।
ओडा, ओडा मतलब होता है कि इसका फुल फॉर्म है मित्रों अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी। अफ्रीकन यूनियन, इसका अफ्रीकन यूनियन हो जाएगा, इसका हो जाएगा डेवलपमेंट, और ये है एजेंसी, इसका नाम हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी है। और इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं नेपेड का क्या नाम है। इसका हो जाएगा न्यू पार्टनरशिप, न्यू पार्टनरशिप फॉर, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, ये हम लोगों को याद रखना है। और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आसियान के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया का संगठन है, और आसियान की स्थापना हम लोगों को याद रखना है कहाँ हुई थी? 8 अगस्त को। किसको? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी हाल ही में इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका सम्मेलन भी था, प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, तो हम लोगों को याद रखना है जकार्ता में इसका मुख्यालय भी है। और इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं। जैसा कि ऑप्शन में कभी हम लोगों को पूछा जाता है, तो 10 देश में जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने देश हैं लगभग साथ में हैं। हम लोग मैप में उसका अध्ययन भी किए हैं, तो चलिए हम लोगों को इतना याद रखना है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं CDRI के बारे में। CDRI का मतलब होता है मित्रों कोलिशन फॉर डिजास्टर, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी स्थापना भारत के सहयोग से 2019 में की गई। कब की गई? 2019 में की गई है। और इस किसके नेतृत्व में किया गया है? ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, UNDRR, UNDRR। तो इसके बारे में हम लोगों को देख लेना है। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होता है, तो इसको हम लोग को देख लेना है। और इसका काम क्या होता है? जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों से संबंधित जो भी होते हैं उसके बारे में देखना होता है। ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप लोग जानते हैं, तो ये संगठन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देख लिया कि क्या कैसे है। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि अगर कभी आ जाए क्वेश्चन की, जो ADB जो है एशिया डेवलपमेंट बैंक है आपका, इसका मुख्यालय मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, जैसा कि आप लोगों को पता है। किसकी? फिलीपींस की राजधानी है, ये हम लोगों को देख लेना है, मनीला। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब? 1966 में, ये भी हम लोगों को ध्यान देना है। और प्रेजेंट टाइम में इसके 68 देश सदस्य हैं ADB के। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़ा समूह है मित्रों, जो डेवलप का काम करता है, तो ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र, ये नहीं कि एशिया डेवलपमेंट करके है तो इसमें एशिया के ही देश रहेंगे। इसमें अमेरिका भी है, जापान भी है, और अमेरिका जापान का मतलब USA और प्लस जापान इसमें सबसे बड़े शेयरधारक हैं, मतलब सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। किसमें? एशिया डेवलपमेंट बैंक में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देख लिए। चूँकि संगठन था तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रों, 18वें G20 समिट की थीम क्या है? जो 18वां G20 समिट हो रही है, इसकी थीम क्या है? तो ऑप्शन ए वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन बी एक दुनिया, ऑप्शन सी अतिथि देवो भव, ऑप्शन डी साझा लाभ। तो इसमें हमारी थीम जो दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है मित्रों वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चूँकि इस पर ये चर्चा में इसलिए है थीम इसकी, क्योंकि चाइना पर, इस पर चाइना ने, चूँकि इंडिया से वैसे भी चाइना का बहुत विरोध रहता है मित्रों, तो चाइना ने ये, जो इंडिया ने इसको डिसाइड किया था
कि वसुधैव कुटुंबकम थीम, तो चाइना ने इसका विरोध किया था, लेकिन किसी भी देश ने उनका समर्थन नहीं किया, इसलिए विरोध चल नहीं पाया। विरोध क्यों किया था? क्योंकि चाइना का कहना था कि वसुधैव कुटुंबकम जो लिया गया है वो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी भाषा हैं, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें से किसी ऑफिशियल भाषा का नहीं है। जैसे चाइना है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, तो मंदारिन है, तो लेकिन उनके ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन चाइना विरोध कर रहा था कि आप नहीं कहीं से ले सकते हैं, लेकिन उसके समर्थन में कोई नहीं आया, इसलिए उसका कोई काम चल नहीं पाया। तो ये हम लोगों को याद रखना है, चूँकि हाईलाइट मैटर है। तो 18वें G20 समिट की थीम क्या थी, तो हम लोगों को याद रखना वसुधैव कुटुंबकम, अगर इंग्लिश में आ जाए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, तो ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? क्योंकि जो हो रहा था वो जो हमारे दिल्ली में हो रहा था, अभी हुआ है, ये 18वां था, तो 19वां शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? तो ये हम लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी यूएसए। तो जो नेक्स्ट होगा G20 का शिखर सम्मेलन वो कहां पर होगा? ऑप्शन सी ब्राजील में। कहां पर होगा? ब्राजील में। ये यहां पर देखिए, मोदी जी ब्राजील के प्रधानमंत्री लूला डी सिल्वा को एक हथौड़ा प्रतीक के रूप में, अध्यक्षता के रूप में सौंप रहे हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना है, चित्र लगा दिए हैं चूंकि आप लोगों का स्थायी ज्ञान हो जाए। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो 19वां होगा वो कहां पर होगा? तो ये ब्राजील में होगा, ये हम लोगों को याद रखना है। 18वां कहां पर हुआ? तो हमारे इंडिया में हुआ, न्यू दिल्ली में। कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। और जो 17वां हो चुका है, कौन सा 17वां जो हुआ था मित्रों, वो कहां पर हुआ था G20 का? ये इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहां पर? जकार्ता, ये इंडोनेशिया की राजधानी है, तो ये हम लोगों को याद देना है। 17वां जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, और जो 18वां है वो हमारे इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ। और जो 19वां होगा, कौन 19वां जो होगा 2024 में, वो कहां पर होगा? ब्राजील में। कहां पर होगा? ब्राजील में। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि जो 18वां था वो भारत की दिल्ली में, मतलब भारत में, और जो 17वां था वो इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में। और जो 19वां होगा वो कहां होगा? ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। तो ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन में के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? एक प्रतिमा थी जिसकी काफी चर्चा हुई, तो हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? ऑप्शन ए नंदी की, ऑप्शन बी अशोक की, मतलब अशोक स्तंभ की, ऑप्शन सी नटराज की, और ऑप्शन डी गणेश की। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी। किसकी? नटराज की प्रतिमा। ये देखिए मित्रों, जैसा कि ये दी हुई है, नटराज की प्रतिमा है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है कि जो G20 मतलब का शिखर सम्मेलन हो रहा था, कहां पर हो रहा था? भारत मंडपम में। तो भारत मंडपम में जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा था मित्रों, ये इसके बाहर एक प्रतिमा लगाई हुई थी, जो ये प्रतिमा है ये किसकी है? नटराज की है। नटराज मतलब ये भगवान शिव का एक मुद्रा का चित्र, मतलब वो है, दिखाया गया है कि किस मुद्रा में वो नृत्य कर रहे हैं भगवान शंकर, तो उसी को नटराज बोला जाता है। तो ये नटराज की मूर्ति है जो उसके बाहर लगाई हुई थी, लगभग 27 फीट की है। तो ये काफ़ी चर्चा में था मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है किसकी प्रतिमा थी? नटराज की। और ये जो प्रतिमा है ये किससे प्रेरित है? तो ये हम लोगों को याद रखना है, ये भारत के 3 मंदिरों से प्रेरित है जो बनाई गई है। एक आप लोगों ने सुना होगा बृहदेश्वर मंदिर। कौन मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर है तंजावर में, यहाँ से भी प्रेरित है। और दूसरी मंदिर जो है ये थिल्लई नटराज मंदिर है। कौन मंदिर है? नटराज की मंदिर है। जो थिल्लई नटराज मंदिर है ये चिदम्बरम में है। कहाँ? तमिलनाडु में। और चौथी है एक राजाजीपुरम की उमा महेश्वर की मंदिर। कौन मंदिर? उमा महेश्वर।
उमा महेश्वर की मंदिर है, तो ये हम लोग याद रखना है। ये कोनेरी कोनेरी राजपुरम में है, ये हम लोगों को याद रखना है, तमिलनाडु में। और एक था जो चिदम्बरम में है। इस प्रकार के आप लोगों को याद रखना है, याद करने के लिए थोड़ा स्थायी हो जाएगा। और एक आपका है बृहदेश्वर का मंदिर, आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, किसने बनवाया था, कब बनवाया था। ये है तंजावर में। कहाँ पर? तंजावर में। तो ये हम लोगों को याद रखना है। 3 मंदिरों से प्रेरित है। किसकी मूर्ति है? नटराज की मूर्ति है। कहाँ लगाई गई थी? भारत मंडपम अर्थात प्रगति मैदान में जो बिल्डिंग बनाई गई है G20 शिखर सम्मेलन के लिए, उसी के बाहर लगाई गई हुई है। किसकी मूर्ति है? नटराज की। नटराज मतलब भगवान शिव, भगवान शिव का नृत्य करता हुआ एक स्वरूप है। ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, 18वें G20 शिखर सम्मेलन में निम्न में से कौन सा अलायंस लॉन्च किया गया? मतलब कौन सा अलायंस इसमें बनाया गया? G20 सम्मेलन के दौरान एक अलायंस बनाया गया, एक समूह बनाया गया है। कौन सा समूह बनाया गया है? तो इसमें हम लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ऑप्शन बी सोलर अलायंस, ऑप्शन सी ADV अलायंस और ऑप्शन डी नाडा। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये भारत की अगुवाई में अर्थात मोदी जी की अगुवाई में, जैसा कि एक बार ग्लोबल सोलर अलायंस बनाया है हमारे इंडिया में, इसका गुड़गांव में, कहाँ पर? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और ये जो बायोफ्यूल वाला बनाया गया है, इसका आगे भविष्य में डिसाइड किया जाएगा कैसे क्या है। तो आप लोगों को लॉन्च अगर किया गया, यहाँ से कोई पूछा जाएगा 18वें G20 शिखर सम्मेलन में कौन सा अलायंस लॉन्च किया गया, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। अब जो बायोडीजल जैसे होता है, तो इसे बायोफ्यूल को कैसे यूज किया जाए, कैसे इसके महत्व को बढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जीवाश्म पर हमारा बहुत ज़्यादा जीवाश्म जो ईंधन है उस पर निर्भरता ना रह जाए। तो हम लोगों को याद रखना है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह G20 का सदस्य देश नहीं है? कौन सा समूह G20 का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन ए स्पेन UAE, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ओमान और सिंगापुर, ऑप्शन सी नाइजीरिया, मिस्र और मॉरिशस, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा पूछ रहा नहीं है, हम लोगों को ध्यान देना है कि जो G20 समूह का सदस्य देश नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें उपरोक्त में से जितने देश हैं, स्पेन UAE संयुक्त अरब अमीरात मतलब, और बांग्लादेश, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, मिस्र और मॉरिशस, इतने देश जो हैं मित्रों, ये G20 समूह के देश नहीं हैं, लेकिन ये भारत में आए थे, इसलिए चर्चा का विषय है। ये अतिथि देश के रूप में आए थे। किस देश के? गेस्ट रूप में। तो हम लोगों को याद रखना है कि अगर पूछ भी सकता है तो हम लोगों को याद रखना है, जैसे स्पेन है, UAE है, बांग्लादेश है, ओमान है, सिंगापुर, नाइजीरिया, मिस्र, मॉरिशस, ये G20 के समूह सदस्य नहीं हैं। ये गेस्ट के रूप में बनाए गए थे। इसमें हम लोग को चूँकि स्पेन के रूप में लोग कम याद रखते हैं, ये यूरोप का देश है। बहुत लोग अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि कौन सा देश नहीं है, एक एक करके पूछ ले, तो हो सकता है स्पेन भी आप लोगों को याद रखना है, जो G20 का सदस्य नहीं है। ये गेस्ट के रूप में भारत में आए थे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि गेस्ट के रूप में मतलब अतिथि देश कितने बुलाए गए थे कि स्पेन, UAE, बांग्लादेश, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, मिस्र, मॉरिशस, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 8 देश हैं। ये हम लोगों को याद रखना है, गेस्ट के रूप में आए थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये तो नहीं है सदस्य। अब कौन से ऐसे देश हैं जो G20 के सदस्य हैं? ये बगल में हम लोगों ने इसका वो बना लिया है। चलिए देखते हैं। जैसे अफ्रीकन यूनियन अभी हाल ही में इसको सदस्यता मिली है, तो ये G20 का 21वां सदस्य, मतलब ये 21वां सदस्य है। तो 20 सदस्य कौन कौन से हैं? जैसे भारत है, अर्जेंटीना है, तुर्की है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इटली, कनाडा, जापान, चीन, कोरिया गणराज्य, मतलब कोरिया गणराज्य का मतलब ये दक्षिण कोरिया के बारे में बात कर रहा है। दक्षिण कोरिया कौन? दक्षिण कोरिया। फ्रांस है, मैक्सिको है, यूनाइटेड किंगडम है, रूस है, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका,
सऊदी अरब है, यूरोपीय संघ है और दक्षिण अफ्रीका है। यूरोपीय संघ है, ये एक संघ है, कई देशों का समूह है। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि अगर सही से देखा जाए तो 19 देश प्लस अभी तक G20 में एक संगठन था, लेकिन G20 ही बोला जाता था। अब इसमें दो संगठन, जब G21 हो जाएगा तो इसमें दो सदस्य हो जाएंगे, दो समूह हो जाएंगे। एक हो जाएगा यूरोपीय यूनियन, कौन? यूरोपीय यूनियन, और दूसरा हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन। समझ में आ गया? तो ये दो समूह और 19 देश हो जाएंगे, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10, G20 में चर्चा का विषय रहा चक्र। एक चक्र था जो काफ़ी चर्चा का विषय था, जहाँ पर विभिन्न देशों के समूह, देशों के राष्ट्राध्यक्ष आकर के मोदी जी से मिल रहे थे। तो ये हम लोगों को देखना है चक्र का संबंध किस मंदिर से है, किस मंदिर से, क्योंकि इसमें मोदी जी जो बाइडन को इसके बारे में बता रहे थे। देखिए बगल में लगाया है, यहीं पर सभी लोग जितने भी गेस्ट आते थे उनके साथ फोटो खिंचाते, तो उसके बाद में बाइडन को इसके बारे में बता रहे थे और राष्ट्राध्यक्षों के इसके बारे में बात किया। तो ये चर्चा का विषय बन गया है, इसलिए हम लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो ये जो चक्र है इसका संबंध किस मंदिर से है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन बी कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी राम मंदिर, और ऑप्शन डी तिरुपति मंदिर। तो जो ये है मित्रों, ये चक्र का संबंध कोणार्क के सूर्य मंदिर से है। कहाँ से है? कोणार्क के सूर्य मंदिर से है। तो हम लोगों को यह ध्यान दिए रहना है, कहाँ से है इसका संबंध? कोणार्क के सूर्य मंदिर से है। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है जो चक्र है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है और ये हमारे मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, तो इसी के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए चर्चा का विषय बन गया है। यहीं पर सब लोग फोटो ले रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब इसमें इसके बारे में हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि सूर्य मंदिर कोणार्क का कैसे है। इसका निर्माण, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े भी हैं, इसका निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। राजा नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह देव फर्स्ट ने कराया था। और ये किस वंश से संबंधित थे मित्रों? तो ये पूर्वी गंग वंश से। किससे? पूर्वी गंग वंश से। पूर्वी गंग वंश, इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे, गंग वंश से संबंधित थे। और ये हम लोगों को याद रखना है। नरसिंह प्रथम, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में। लगभग हम लोग अगर डेट देखें तो ये 1250 ईस्वी के आसपास, 1250 ईस्वी में, इस 1250 ईस्वी में। तो हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। और इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है? अबुल फजल के, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अबुल फजल ने एक रचना की थी, आप बताइए नाम उसका। आईने अकबरी। कौन? आईने अकबरी। आईने अकबरी की रचना की थी। इसी में, आईने अकबरी में अबुल फजल ने इसकी चर्चा की है। तो इसके बारे में हम लोग को याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कौन बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किस वंश से संबंधित थे? पूर्वी गंग वंश से संबंधित थे। किससे? गंग वंश से संबंधित थे। और कब बनवाया था? 1250, मतलब 13वीं शताब्दी में बनवाया था। और अबुल फजल में इसकी जिक्र किया है। किसने? अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसका जिक्र किया है। तो ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन मित्रों। अब चलिए हम लोग कुछ G20 के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि G20 कैसे क्या है, इसका इतिहास कैसे क्या है। तो जैसा कि हम लोग G20 के बारे में मित्रों पढ़े हैं, अभी तक G20 का मतलब होता है 20 देशों का समूह है ये। तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये अभी तक 19 देश इसमें थे, 19 कंट्री थी, मतलब 19 कंट्री प्लस एक यूनियन था, मतलब यूरोपीय यूनियन था इसमें, यूरोपीय यूनियन, और 19 देश थे, उसका नाम भी हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो ये हमारा G20 है, इसका एक समूह था G20 का। और इस समूह का मेन उद्देश्य मित्रों क्या था, और अभी जैसे हम लोग को देख लेना है, अभी तक
चूँकि नाम तो परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये G20 था, लेकिन अब इसमें एक यूनियन और जुड़ गया है, इसीलिए इसको कुछ लोग G21 कह रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है ऑफिशियली हो जाए। लेकिन 21वां सदस्य हम लोगों को देखना है कि अफ्रीकन यूनियन है इसका। कौन है? अफ्रीकन यूनियन इसका 21वां सदस्य बना है। ये हम लोगों को याद रखना है, अफ्रीकन यूनियन 21वां सदस्य बना है। और इसमें अब कुल मिलाकर 21 को देखें, अगर हम 21 सदस्य हो गए हैं तो इसमें 19 देश हैं। कितने देश हैं? 19 देश प्लस 2 संगठन शामिल हैं। 2 कौन हो जाएंगे? 2 संगठन। तो इसमें संगठन कौन कौन है? एक है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। ये हम लोगों को ध्यान देना है। 2 समूह हो गए और 19 देश, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये 19 देश हैं और 2 समूह, तो कुल मिलाकर G20 G21 हो गया। और इसका उद्देश्य, इसको बनाया क्यों गया था? तो विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी से, आर्थिक संकट से निपटने के लिए इसको बनाया गया था। मेन उद्देश्य इसका यही था मित्रों, आर्थिक संकट से निपटने के लिए। बाद में इसमें कई चीज़ जुड़ते गए। अब जैसे आर्थिक संकट हो गया, विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रमुख मुद्दा के रूप में है, और उसके जैसे कि अब कोई भी संगठन हो उसमें जलवायु परिवर्तन जुड़ ही गया है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें जलवायु परिवर्तन भी है। तो ये मेन इसका उद्देश्य है, इसीलिए बनाया गया था। और इसकी स्थापना G20 की कब हुई थी मित्रों? तो हम लोगों को ध्यान देना है, चूंकि स्थापना तो इसकी मित्रों जा करके ऑफिशियली 26 सितंबर को, मतलब 26 सितंबर 1999 को हुई थी। कब? 1999 को हुई थी। और कैसे? G20 के बर्लिन, G7 एक समूह है, G7 देशों का G7 समूह है। G8 हुआ करता है, G7 इसके बारे में पढ़ेंगे। बर्लिन ये जर्मनी में है। बर्लिन के सम्मेलन से ही ये ऑफिशियली घोषित हुआ। तो इसकी स्थापना अगर G20 की पूछा जाए कब हुई, तो 26 सितंबर 1999 को हुई। कहाँ से? बर्लिन सम्मेलन से। लेकिन इसकी परिकल्पना जो की गई थी वो जून 1999 में ही की गई थी। लेकिन परिकल्पना से हमको मतलब नहीं है, परिकल्पना से हम लोग याद करने के लिए बता रहे हैं। इसके बारे में सोचा गया था G20 के बारे में, पहले G7 ही था। G20 के बारे में कब सोचा गया? जून 1999 में। और कहाँ पर? कोलोन के सम्मेलन में। लेकिन ये हम लोगों को ज़्यादा नहीं ध्यान देना, हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि G20 की स्थापना कब हुई? तो 26 सितंबर 1999 को बर्लिन, जर्मनी में बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी है। तो हम लोग याद रखना बर्लिन सम्मेलन में हुई थी। और 2008 के बाद से ये डिसाइड किया गया, पहले 1-2 बार जो कोई क्लियर नहीं था कितना बार इसकी मीटिंग होगी, तो ये साल में कम से कम 2008 में डिसाइड किया गया कम से कम साल में एक बार, कितनी बार? एक बार इसकी मीटिंग जरूर होना चाहिए। तो और अगर हम लोग देखें तो इसके बैठक के बारे में, तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना, इसकी कोई अस्थाई मुख्यालय नहीं है। इसका अस्थाई मुख्यालय कहीं नहीं है। जिस देश को अध्यक्षता सौंपी जाती है, अर्थात जिस देश में सम्मेलन होता है, वहीं पर इसकी अस्थाई ऑफिस बना ली जाती है। इसका कोई अस्थाई मुख्यालय नहीं है G20 का। ये हम लोगों को याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि G20 का मुख्यालय कहाँ पर है, एक क्वेश्चन दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो आप लोगों को याद रखना है इसका अस्थाई मुख्यालय कहीं नहीं है। अब ये हम लोगों को ध्यान देना है कि ये भारत में जो G20 हुआ है, भारत में मित्रों जो G20 हुआ है, ये 18वां था। कौन सा था? 18वां G20 सम्मेलन था, 18वां सम्मेलन था ये। और जो 19वां होना है, ये 23 में, हाँ, तो 24 में 2024 में 19वां सम्मेलन होगा। और कहाँ पर होगा ये हम लोगों को याद रखना, ब्राज़ील में, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ब्राज़ील में होगा। और 17वां हुआ है मित्रों, वो कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में हो चुका है 2022 में। तो हम लोगों को इंडोनेशिया की जकार्ता में, तो ये याद रखना है कि 17वां कहाँ हुआ था? तो 17वां शिखर सम्मेलन G20 का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। 18वां
भारत में नई दिल्ली में हुआ है, और जो 2024 में 19वां होगा वो ब्राज़ील में होगा। ये हम लोगों को याद रखना है। अब चूंकि G20 जो भारत में हुआ मित्रों, चूंकि इसके बारे में हम लोगों को कुछ देख लेना है, तो भारत में ये तो 9 और 10 सितंबर को जो मेन हुआ, जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे कई देशों के, तो ये मेन सम्मेलन था, मुख्य था। लेकिन इसके अलावा कई सम्मेलन, कई मंत्रियों के, कई देश, मतलब जो देश के कई अन्य अधिकारी थे, उनका विभिन्न प्रकार का जो सम्मेलन हुआ, कोई सांस्कृतिक था, कोई किस प्रकार का सम्मेलन था। ये भारत में कुल मिलाकर 60 शहरों में, कितने शहरों में, एक डाटा आप लोगों को इसे देख लेना है, 60 शहरों में, और कुल मिलाकर लगभग 200 से ज़्यादा सम्मेलन हुए G20 के। कितने से? 200 से ज़्यादा सम्मेलन हुए हैं। लेकिन मेन जो था ये तो 9-10 को था, चूंकि राष्ट्राध्यक्ष आए थे, यहीं से घोषणा पत्र वगैरह तैयार होना था। लेकिन और जो सम्मेलन हुआ टोटल अगर देखा जाए तो बहुत मीटिंग हुई G20 की, कहीं हैदराबाद में, कहीं बंगलुरु में, कहीं अदर शहर में। तो ये हम लोगों को याद रखना है, 60 शहरों में, भारत के 60 शहरों में लगभग 200 से ज़्यादा मीटिंग G20 की हुई हैं। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन में ये हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत चर्चा थी कि पुतिन, रूस चूंकि हमारा फ्रेंड कंट्री भी है मित्रों, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन, कौन? पुतिन यूक्रेन युद्ध में समय उलझे हुए हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर काफ़ी विवाद हो रहा था। तो हम लोगों को याद रखना है, इसके राष्ट्राध्यक्ष पुतिन नहीं आए, उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा था। और कंपटीशन के चक्कर में भारत, चूंकि भारत का बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है चीन, और बहाना बना करके चीन के भी राष्ट्रपति नहीं आए, शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग जो थे मित्रों, ये भी नहीं आए, ये हम लोगों को याद रखना है। तो मेन 2 राष्ट्राध्यक्ष ये थे, ये नहीं आए। और गेस्ट के रूप में चूंकि स्पेन आया था, तो उसमें बहुत ध्यान देना, उसके भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आ पाए थे, लेकिन वो कोरोना का कारण था उनका। तो हम लोगों को मुख्य रूप से ध्यान देना है कि रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ पाए थे G20 शिखर सम्मेलन में हमारे देश में। लेकिन लोग कयास लगा रहे थे कि कुछ असर पड़ेगा, लेकिन उनके आने ना आने का भारत के ऊपर निगेटिव कोई असर नहीं पड़ा। और शी जिनपिंग देखते रह गए। भारत ने बहुत ही अच्छा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक सही रहा। तो चलिए, हम लोग अपनी चर्चा G20 के बारे में काफ़ी कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन भी देख लिए, तो अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।